लड़की ने तो संजीवनी पहाड़ हनुमान कौन लेकर किसके लिए लाया था हनुमान जवाब नहीं दे पाई। सोनाक्षी सिन्हा की बात कर रहे हैं आप। जबकि शत्रुघ्न सिन्हा जी की लड़की। तो मैंने कहा ये कसूर सोनाक्षी का नहीं है, कसूर बाप का कसूर है। रणवीर सिंह में वो बात है ही नहीं कि वो शक्तिमान का रोल कर सके। कपिल शर्मा क्यों पसंद नहीं आया, मैं क्यों उसके शो में नहीं गया। कपिल शर्मा नया नया पैदा हुआ था, कॉमेडी सर्कस कर रहा था, उसको भी अवार्ड मिला। मैं यहाँ पर आके इत्तेफाकन बैठ गया, उसने मुझे विश तक। और दीपिका पादुकोण को रणवीर सिंह को समझाना चाहिए, डांटना चाहिए उसके न्यूड फोटोशूट के ऊपर। मर्द अलग होता है, औरत अलग होती है। औरत की रचना अलग होती है, मर्द की रचना अलग होती है। औरत का काम है घर संभालना, जो माफ करना मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ। एक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मीटू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। ये सारी बातें कहने वाला इंसान वो है जो इंडिया का पहला लेजेंड सुपर हीरो था। एक ऐसा सुपर हीरो जिसको बच्चों ने इतना पसंद किया कि उसको रेप्लिकेट करने के लिए उंगली ऊपर करके छत से छलांगे मार दिया करते थे। हम लोग एक सीरियल देखते थे शक्तिमान, और उसमें क्या होता था कि शक्तिमान पर लोगों का बड़ा अटूट विश्वास था। विशेष तौर पर जो बच्चे होते थे वो इतना भरोसा करते थे कि छलांग लगा देते थे कि शक्तिमान बचाने तो आ ही जाएगा। जैसे हालांकि शक्तिमान का ये इंटेंशन नहीं रहा होगा कि वो बच्चों को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हर एपिसोड के एंड में वो बच्चों को, जो उसकी मेन ऑडियंस थी, उनको कोई ना कोई शिक्षा भी दिया करता था। छींक आ गई। बंटी, बिना मुंह ढके छींक रहे हो। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान खत्म होके कई साल हो चुके हैं, लेकिन मुकेश खन्ना आज तक शक्तिमान के नॉस्टैल्जिया में ही जी रहे हैं। एक बहुत फेमस मीम है, एक बहुत फेमस जोक है कि जब हम छोटे थे हमें लगता था शक्तिमान रियल है, अब मुकेश खन्ना को ऐसा लगता है। In today's video, I will be breaking down the nostalgia of Mukesh Khanna, totally unbiased and completely based on publicly available, verifiable information. So let's dig in. मुकेश खन्ना के बारे में कुछ भी शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुकेश खन्ना एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर हैं। उनका बॉडी ऑफ वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने किया है, और मेरी समझ से बाहर है कि इतना लेजेंडरी एक्टर, इतना बढ़िया काम करने वाला इंसान कैसे इस स्टेज तक पहुंच गया है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में किसी न किसी पॉडकास्ट में बैठ के, किसी न किसी माइक के सामने बैठ करके कुछ भी अलते भलते स्टेटमेंट्स पास करता हुआ देखा जा सकता है। अरे साहब, या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे। ओ साहब, पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे। मुंबई में पैदा हुए, मुंबई में पढ़ाई पूरी करके FTII पुणे से एक्टिंग सीखने वाले मुकेश खन्ना शक्ति कपूर और नसीरुद्दीन शाह के बैचमेट थे। 1980s में मुकेश खन्ना ने बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना शुरू किया। बहुत सारे यादगार और अच्छे अच्छे रोल किए, जैसे कि सौदागर में, दर्दे दिल, मैं खिलाड़ी तू नारी, हेरा फेरी, और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन मुकेश खन्ना का ब्रेक थ्रू मूवमेंट आया 1988 में, जब BR चोपड़ा की महाभारत टेलीविजन सीरीज में उनको भीष्म पितामह का रोल करने का मौका मिला। भीष्म पितामह से पहले मुकेश खन्ना को दुर्योधन का रोल भी ऑफर किया गया था, जो कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया बिकॉज वो नेगेटिव रोल्स करना नहीं चाहते थे। उसके बाद उन्हें द्रोणाचार्य का रोल ऑफर हुआ, उन्होंने वो भी डिक्लाइन किया। फाइनली उन्होंने भीष्म पितामह का रोल किया, और क्या रोल किया भाई, इतना बढ़िया एक्टिंग किया उन्होंने पूरी महाभारत सीरीज में। महाभारत सीरीज ही बहुत पॉपुलर था, अभी भी है, आज भी है। लॉकडाउन के बीच में जब दूरदर्शन पे, टीवी पे रामायण और महाभारत का रीटेलीकास्ट हो रहा था, वो तब भी TRPs गेन कर रहा था। मुकेश खन्ना के लिए लाइफ चेंजिंग रोल था इन लिटरल सेंस, बिकॉज जो उनका कैरेक्टर था भीष्म पितामह, जब उन्होंने ब्रह्मचर्य की कसम उठाई तो मुकेश खन्ना ने भी उठा ली। उन्होंने तय किया कि वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे, और की भी नहीं। यानी कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क महसूस ना कर पाना, दोनों का मर्ज होने देना, दोनों को एक ही समझ लेना, ये बात मुकेश खन्ना में कहीं ना कहीं इनहेरेंट शुरुआत से थी शायद। महाभारत में मुकेश खन्ना ने भीष्म पितामह का रोल इतनी खूबसूरती से निभाया कि अगले ही साल 1989 में उनको अपट्रॉन अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। मुकेश खन्ना के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होता है 27 सितंबर 1997 को, जब शक्तिमान प्रीमियर हुआ। उस दौर में शक्तिमान और मुकेश खन्ना के इतने ज़्यादा फैंस थे कि हर हफ्ते उनको हज़ारों की तादाद में चिट्ठियां लिख करके सिर्फ उनकी बढ़ाई करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे कि हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं बच्चों को। ये सारे कमेंट्स हज़ारों की तादाद में एवरीडे बेसिस पे आपको पढ़ने को मिले, वो भी किसी डिजिटल मीडियम में, आपके फ़ोन की स्क्रीन में नहीं, फिजिकल बोरे भर भर के लेटर्स आ रहे हैं। एक नोटिस मेरे विभाग से भी है शक्तिमान। शक्तिमान, तुमने आज तक कभी इनकम टैक्स नहीं भरा है, आखिर जीने के लिए तुम कुछ तो कमाते होगे ना, मुझे तुम्हारी इनकम की जानकारी चाहिए। और यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि शक्तिमान में मुकेश खन्ना बस एक लीड एक्टर नहीं थे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही उनका था, वो उसके क्रिएटर थे।
राइटिंग में भी इन्वॉल्व थे, वो प्रोड्यूसर भी थे। बेसिकली वो उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनका बेबी था। हालांकि वो वेस्ट के सुपरमैन या किसी और इस तरह के सुपर हीरो से इंस्पायर्ड था, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको बहुत हद तक इंडियनाइज करके दिखाया था। शक्तिमान की पावर्स जो हैं वो योग से, मेडिटेशन से, इन सारी चीज़ों से, अपनी इंद्रियों को जागृत करने से आती थी। वो सारी चीज़ें जिनका रेफरेंस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडियन माइथोलॉजी के स्क्रिप्चर में मिल जाएगा। तो मुकेश खन्ना ने रिसर्च तो किया था, ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी नहीं बना दिया था। हालांकि एपिसोड्स काफ़ी बचकाने थे, मैं जब छोटा था बड़ा अच्छा लगता था, बट आज देखता हूँ तो बचकाने ही लगते हैं। बट हाँ, बच्चे के लिए ही तो बनाया गया था, उसका पूरा टारगेट ऑडियंस ही बच्चे थे। और उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी डिसेंट, काफ़ी रीजनेबल VFX भी यूज़ किए गए थे, काफ़ी प्लेन और सिंपल स्टोरी लाइन भी होती थी, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लाइन भी होती थी, और हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बच्चों को सिखाई भी जाती थी। वैसे भी सरकार आपकी सुविधा के लिए गार्डन, पार्क वगैरह बनाती है, सुंदर सुंदर सड़कें बनाती है। ये आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें साफ रखें। आज की तारीख में अगर OTT पे कोई शो पॉपुलर हो जाता है तो उसका जो डिजिटल पेज होता है, सोशल मीडिया पेज होता है, उस पर किसी पोस्ट के नीचे एक हफ्ते में शायद 50,000 कमेंट्स ना आए। उस ज़माने में जब लोगों को एक्चुअली पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट कार्ड या इनलैंड लेटर खरीद के लाना पड़ता था, स्टैम्प खरीद के लाना पड़ता था, फिर घर बैठ के मेहनत करके लिखना पड़ता था, उसको चिपकाओ, अंदर डालो, लिफाफे में जाके पोस्ट करो, इतनी एफर्ट डालने के बाद आपका कम्युनिकेशन ओरिजिनेट होता था आपके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। इतनी एफर्ट डाल करके अगर लोगों को अपना मैसेज भेजना पड़ रहा है, और तब भी हफ्ते के 50,000 से ज़्यादा लेटर शक्तिमान के पास पहुंच रहे हैं, मुकेश खन्ना के पास पहुंच रहे हैं, तो आप उनकी स्टारडम का, उनकी फैंडम का अंदाजा लगा सकते हो। देश भर से बच्चे मुझे मैसेजेस भेजते हैं कि मैं शक्तिमान पर आधारित एक सीरीज बनाऊं। मुझे पता है कि बच्चे आज भी शक्तिमान को उसी उत्साह के साथ देखना चाहते हैं। शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो है। कृष के उस जमाने के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद मुकेश खन्ना को एक्नॉलेज किया था कि शक्तिमान एक ऐसा शो है जो बच्चों के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फ्रंट पेज पे कवर किया था शक्तिमान को। शक्तिमान ने कामयाबी की वो ऊंचाइयां देखी हैं जो आजकल के OTT पे आने वाले वेब सीरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी शायद नहीं देख पाएंगे। बिकॉज आप इमेजिन करके देखिए, अमेरिका का इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया के दूरदर्शन के हिंदी सीरीज को फ्रंट पेज पे कवरेज दे रहा है। कोई तो कॉर्ड टच किया होगा ना शक्तिमान ने। और फिर एक दिन कामयाबी के इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचे ऊंचे शिखर देखने के बाद शक्तिमान शो आखिर ख़त्म हुआ टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट से, टेलीकास्ट से। लेकिन मुकेश खन्ना के दिमाग में, दिल में, जहन में ये शो शायद कभी ख़त्म नहीं हुआ। शायद ये शो आज भी चल रहा है उनके दिमाग में, और यही वो नॉस्टैल्जिया है जिससे बाहर निकलने के लिए मुकेश खन्ना तैयार नहीं है। नॉस्टैल्जिया एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। पता है, जब मैं छोटा था तो जब स्कूल जाता था तो हमारी गली में एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का पेड़ पड़ता था जिसमें कुछ फूल लगते थे। उनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इंचेंटिंग सी खुशबू थी उसकी। वो खुशबू आज भी मेरे जहन में है। आज भी अगर मैं ऐसी किसी जगह से होकर के गुजरता हूँ जहाँ पे वो सिमिलर स्मेल आती है, तो एक पल के लिए ही सही, लेकिन वो बचपन का दिन याद आ जाता है कि कैसे हम तैयार होकर स्कूल जाया करते थे। हालांकि जब हम उस समय में थे तो स्कूल जाना कोई बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं लगती थी, लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके हैं तो पुराना मंजर याद करके बहुत ही अच्छा फील होता है। और यही खूबसूरती है नॉस्टैल्जिया की, कि आपको आपके रूट्स से जोड़ के रखती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉस्टैल्जिया, आपके कैरेक्टर का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि बहुत तरक्की करने के बाद, बहुत दुनिया देखने के बाद, सक्सेस अचीव करने के बाद, पैसा कमाने के बाद भी अगर आप हम्बल और मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं तो नॉस्टैल्जिया ही वो चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी रूट्स से जोड़ के रख पाता है। तो चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप नॉस्टैल्जिया को ही अपना पूरा पर्सनैलिटी, अपना पूरा कैरेक्टर बना लेंगे, अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेंगे, तो फिर आप उस वक्त में जो केज बना हुआ है उस केज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे ना। लोगों को क्या लगा कि मुकेश जी अब ये बोलना चाहते हैं कि ना रणवीर बनेगा, ना शाहरुख बनेगा, ना अक्षय बनेगा, ना जैकी श्रॉफ का लड़का बनेगा, ना कोई नहीं बनेगा, क्योंकि मुकेश जी खुद बनना चाहते हैं। पर हमने कहा खुद क्या बनना चाहता हूँ यार, मैं तो हूँ। शक्तिमान खत्म होने के बाद मुकेश खन्ना के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे क्रिएटिव लोग किसी क्रिएशन में जब बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक काम करते हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानने लगते हैं। और जब वो ज़िंदगी का हिस्सा अचानक से बंद होता है, ख़त्म होता है, तो एक फिनोमेना होता है जिसको बोला जाता है द डे आफ्टर। कि शो ख़त्म होने के बाद जब अगली मॉर्निंग आप उठते हो तो आपके लिए रियलाइज़ करना ही बहुत मुश्किल होता है कि आज मुझे उस काम पे नहीं जाना है जिस पे मैं सालों से जा रहा था। आज मुझे उस चीज़ में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देना है जिसमें मैं सालों से दे रहा था। एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाली फीलिंग आती है। समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ, मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी ज़िंदगी के मायने क्या हैं। लेकिन अमूमन, मोस्टली
एक्टर्स इतने ट्रेंड होते हैं, इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि वो इस डे आफ्टर वाले इफेक्ट से थोड़ी देर जूझने के बाद मूव ऑन कर जाते हैं, अपने अगले प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। मुकेश खन्ना शायद उस डे आफ्टर में सालों तक टिके रहे। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बॉलीवुड में उनको शक्तिमान के बाद कोई बहुत ज़्यादा मेजर लाइफ चेंजिंग रोल्स ऑफर भी नहीं हुए, या अगर ऑफर हुए तो मे बी उन्होंने डिक्लाइन कर दिए, बट वो कुछ बहुत ज़्यादा भारी काम करते हुए नज़र नहीं आए, ना तो फिल्मों में ना तो टेलीविज़न में। इतनी सारी सीरीज़ बनी है टेलीविज़न पे जिसमें कि उनके ज़माने के जो उनके को एक्टर्स थे वो हमको लीड रोल्स में देखने को मिले। मुकेश खन्ना कभी किसी इन्फ्लुएंशियल रोल में, कभी किसी सब्सटेंशियल रोल में नज़र नहीं आए शक्तिमान के बाद। यही वजह थी कि तुमने आदि से रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया था। लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन भी बनाया। मुकेश खन्ना ने एक्टर ट्रेनिंग स्कूल भी शुरू किए आगरा में और जयपुर में। यूट्यूब पे चैनल शुरू किया, द मुकेश खन्ना शो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रोडक्टिव है। ये ऐसा नहीं है कि मुकेश खन्ना खाली बैठे थे और खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। वो प्रोडक्टिव थे, वो कुछ कुछ कर रहे थे, जो भी उनके इंटरेस्ट की चीज़ें थी, जो उनकी शर्तों पर की जा सकती थी वो चीज़ें। लेकिन अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना और अपनी स्टारडम को फिर से जी पाना दो सेपरेट चीज़ें हैं। मुकेश खन्ना बिजी ज़रूर थे, वो प्रोडक्टिव ज़रूर थे, लेकिन भीष्म पितामह और शक्तिमान वाला जो स्टारडम था वो नहीं था। अब लोग उनको सर आंखों पे नहीं बिठा रहे थे जैसे कि पहले बिठाया करते थे। अब हफ्ते के 50,000 लेटर्स नहीं आ रहे थे, और ये बात तो किसी को भी खराब लग सकती है यार। मेरी फोटो यहाँ, तेरी फोटो, इन दोनों ने अपना करियर खुद खराब कर दिया। फिर भाई कहाँ से आ गया? मुकेश खन्ना का अहंकार, गोविंदा का लेट आना, ये दोनों ने अपना करियर को बर्बाद। और फिर 2020 में हिट हुआ पैंडेमिक, जहां से कि इंडिया में वैसे ही एक ऑर्गेनिक डिजिटल मीडियम के आउटबर्स्ट की लहर आई। जितना डिजिटल कंटेंट पैंडेमिक के दौरान कंज्यूम किया गया, जितना कि लोगों को कंज्यूम करने की आदत पड़ी, उतना शायद उससे पहले नहीं थी। और एक पैटर्न इमर्ज हुआ कि यूट्यूब पे, OTTs पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है और हर तरह का कंटेंट कंज्यूम करने वाली ऑडियंस भी अवेलेबल है। मुकेश खन्ना को कहीं ना कहीं ऐसा शायद समझ में आया कि डिजिटल मीडियम पे अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करके भी कंटेंट बनाया जा सकता है। उसकी विजिबिलिटी है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। और अगर ओपिनियंस ऐसी हों जिससे कि रेज वेट क्रिएट हो सके, अगर ओपिनियंस ऐसी हों जिससे कि कुछ लोगों को मज़ा आए, कुछ लोगों को गुस्सा आए, कुछ लोगों को किसी और तरह का इमोशन आए, लेकिन उसको इग्नोर कोई ना कर पाए, तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। उनको एक नए तरह की फ़ैन फॉलोइंग, एक नए तरह की विजिबिलिटी, एक नए तरह का एक्नॉलेजमेंट मिल सकता है। और फिर मुकेश खन्ना जो है हर हफ्ते 2 हफ्ते में किसी न किसी पॉडकास्ट में, किसी न किसी वीडियो में, क्लिप में नज़र आने लगे, कुछ भी बोलते हुए किसी के भी खिलाफ। कपिल शर्मा के शो को क्यों बोलता हूँ? साड़ी पहन के बोलते हैं मैं बैठ सकती क्या, बैठ सकती क्या? तुम कंपेयर मत करो कपिल शर्मा के शो महाभारत से। एकता कपूर तूने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। मुकेश खन्ना के कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को कवर करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अक्टूबर 2020 टॉपिक था मी टू मूवमेंट। मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया कि मी टू का प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब औरत काम पे जाने लगी। औरत का काम होता है घर संभालना। बहुत मैसिव बैकलैश हुआ और फिर मुकेश खन्ना ने आकर के क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं एक्चुअली ये बोल रहा था कि औरत जब घर से बाहर निकल के काम पे जाती हैं तो वर्क प्लेस पे ही तो उसके साथ इस तरह की अभद्र हरकतें की जाती है ना, उसको फेस करना पड़ता है ये सब कुछ। After facing the wrath of netizens on social media for saying that the Me Too movement began when women started stepping out for work, Mahabharat actor Mukesh Khanna has now issued a statement clarifying his stand. The actor wrote, "I am surprised that my statement has been perceived in an extremely wrong way." जुलाई 2022 टॉपिक है रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट। मुकेश खन्ना ने स्टेटमेंट दिया कि रणवीर सिंह के फेस में वो जो होना चाहिए शक्तिमान के रोल के लिए वो नहीं है, और दीपिका पादुकोण को एज अ वाइफ रणवीर सिंह को न्यूड फोटोशूट कराने के लिए ऑब्जेक्शन करना चाहिए। मुकेश खन्ना ने खुद कभी शादी नहीं की है बाय चॉइस, लेकिन एक शादीशुदा कपिल को वाइफ को हस्बैंड को कब टोकना चाहिए, ऑब्जेक्ट करना चाहिए, हस्बैंड को वाइफ को क्या बोलना चाहिए, ये सारी सलाह मशवरा जो है वो बेबाक एकदम आके पॉडकास्ट पे देते रहते हैं वो। स्टेटमेंट 3 मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं अबाउट कपिल शर्मा कि कपिल शर्मा अनकल्चर्ड है, ऑब्सीन है, वल्गर है, और मुकेश खन्ना बोलते थे कि भैया मैं कभी नहीं जाऊंगा कपिल शर्मा के शो में। कपिल ने कभी बुलाया भी नहीं, लेकिन बुलाता तो ये नहीं जाते। मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं नहीं गया कपिल शर्मा के शो में, और उसने कहा कि मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं गया था। अब क्लियर कर दिए, बुलाया गया था आपको? ऑफ कोर्स बुलाया नहीं गया था, पर बुलाने का तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं कि नहीं बुला। मैं मुझे ऐसे वाहियात शो पसंद था। उस वक्त 1 महीना पहले बोला, तब तक कोई इन्विटेशन तो छुड़ी। उसके बाद भी ये बात अभी गोफी के थ्रू मालूम पड़ी होगी कि उन्होंने मेरे को टच नहीं किया, क्योंकि मैं पहले बोल चुका था कि मैं नहीं जाऊँगा। कपिल शर्मा शो, जिसको कि एक फैमिली एंटरटेनर शो के नाम से ही प्रमोट किया गया, अभी जब से नेटफ्लिक्स पे आ रहा है तब से फिर भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच होने लगा है। जब तक टीवी पे था, कलर्स पे, सोनी पे, तब तक तो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ही पारिवारिक शो था। उसमें स्टीरियोटिपिकल जोक्स हो सकते हैं, उसमें बॉडी शेमिंग और फैट शेमिंग, ये सारे जोक्स हो सकते हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप के संग बैठ करके देख सकते हो वल्गैरिटी, ऑब्सीनिटी, कस वर्ड्स, ये सारी चीज़ें तो उसमें नहीं होती थी जब तक वो टीवी पे था। मुकेश खन्ना को वो भी वल्गर लगता था कि मैं कभी नहीं जाऊँगा, तो मत जाइए फिर। और मुकेश खन्ना का कपिल शर्मा के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट देने का रियल रीज़न क्या था?
कि कुछ साल पहले एक कॉमेडी शो आता था, कॉमेडी सर्कस, उसमें स्केचेस वगैरह करते थे, दो दो लोगों की टीम होती थी। तो कपिल शर्मा किसी लड़की के संग टीम अप थे और उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया था जिसमें वो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहन के आए थे। फनी सा स्केच था। मुकेश खन्ना को नहीं पसंद आया, उनको लगा ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, ये शक्तिमान की जो लेगेसी है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी जो रेपुटेशन है, ये उस पर काला धब्बा लगाने की कोशिश की है। कपिल शर्मा ने जानबूझ के उसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है इन द नेम ऑफ ह्यूमर। वल्गैरिटी है ये। एक दूसरा रीज़न ये भी था कि किसी अवार्ड शो में मुकेश खन्ना और कपिल शर्मा आसपास बैठे थे और कपिल शर्मा ने मुकेश खन्ना को 10 मिनट तक हेलो नहीं बोला। इतनी डिसरिस्पेक्ट अपने सीनियर एक्टर की, ये तो बर्दाश्त से बाहर है यार। सोनाक्षी सिन्हा और मुकेश खन्ना की पुरानी कंट्रोवर्सी फिर से चर्चा में आ गई है। ये मामला तब शुरू हुआ था जब सोनाक्षी कौन बनेगा करोड़पति में भगवान हनुमान से जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। इसके बाद मुकेश खन्ना ने उनकी परवरिश पर टिप्पणी कर दी थी। चौथा स्टेटमेंट, टॉपिक था सोनाक्षी सिन्हा का केबीसी अपीयरेंस, जहां पे उनसे एक सवाल पूछा गया रामायण के बारे में कि रामायण में हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे। इसका जवाब उनको नहीं पता था, जो कि उनकी गलती थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, एक्नॉलेज भी किया। बट 5 साल बाद किसी इंटरव्यू में मुकेश खन्ना सोनाक्षी सिन्हा के बारे में ये कहते पाए गए कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी को रामायण नहीं सिखाया, उसको सिखाना चाहिए था। हालांकि मुकेश खन्ना ने जो पहले स्टेटमेंट्स पास किए थे, अनलाइक दोज ओकेजन्स, यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा ने मुकेश खन्ना को डिजिटल मीडियम के थ्रू जवाब भी दिया, रिप्लाई भी किया। सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पे जवाब दिया कि स्टॉप मेकिंग माई मिस्टेक एंड इशू अगेन एंड अगेन, मुझे बार बार एक ही चीज़ के लिए मत टोचो। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को एक्नॉलेज कर चुकी हूँ, अपनी गलती मान चुकी हूँ, और ये मेरे पिता द्वारा दिए हुए संस्कार ही हैं कि मैं आपको इतनी इज्जत से इस चीज़ का जवाब भी दे रही हूँ। और अपने रिप्लाई में सोनाक्षी सिन्हा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी मेंशन की थी कि मुकेश खन्ना ऐसा बार बार इसलिए करते हैं बिकॉज ही वांट्स टू स्टे रेलेवेंट। वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी को उठा करके हवा देना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में अंट-शंट अलते बलते स्टेटमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5, समय रैना के बारे में। ये तो बहुत ही रिसेंट था। समय रैना के बारे में मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया कि समय रैना को शक्तिमान को ट्रैक करने का कोई हक नहीं है। मुकेश खन्ना ने समय रैना के बारे में तो स्टेटमेंट दिया सो दिया, उनकी ऑडियंस को भी क्वेश्चन कर लिया कि ऑडियंस इस तरह का कंटेंट देखती ही क्यों है, सब लोग बैठ के शक्तिमान क्यों नहीं देखते हैं। पड़ा तो हुआ है यूट्यूब पे, नहीं तो बताओ तो उसका वीडियो कैसेट निकाल दें, सीडी निकाल दें, किसी ओटीटी पे डाल दें, हम कर देंगे अवेलेबल, तुम लोग शक्तिमान देखो बैठ के। शक्तिमान एक बहुत ही अच्छा शो था, हम छोटे थे, देखते थे, बहुत ही बढ़िया था, सब कुछ था। जितना भी उसने कमाया है, रेपुटेशन, रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत, वो सब मुकेश खन्ना डिजर्व करते हैं। लेकिन वो शो खत्म हो चुका है ना यार, कई साल पहले। अब उससे बाहर निकलो ना। अब कुछ साल पहले शक्तिमान को रीमेक करने का टॉपिक जो है सुर्खियों में आया, सुनने में आया कि रणवीर सिंह जो है वो शक्तिमान का, करंट शक्तिमान का रोल प्ले करना चाहते हैं, जिसके लिए वो मुकेश खन्ना से मिले थे। मुकेश खन्ना खुद ही जगह जगह पॉडकास्ट पर, इंटरव्यू में जाकर के बोलते रहते हैं कि रणवीर सिंह कैसे उनके ऑफिस में 3-3 घंटा, 5-5 घंटा हाथ जोड़ के बैठे रहते थे कि मुझे प्लीज़ वो रोल करने दीजिए। मैंने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी शक्ल में वो बात नहीं है, तुम कैरी नहीं कर पाओगे। शक्तिमान के लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए होगा भाई। रणवीर सिंह को हल्का एक्टर नहीं है। पहली बात तो आपकी फ्रेंचाइज होगी, आपका क्रिएशन है, इसीलिए वो आपके पास परमिशन मांगने आ भी रहा है, नहीं तो वो किसी और सुपर हीरो का रोल भी कर सकता है। वो आपको रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर आप अड़े हुए हैं शक्तिमान आपके अलावा और कोई कर ही नहीं पाएगा, तो फिर शक्तिमान का रीमेक नहीं बन पाएगा। नहीं बनने दीजिए, कोई बात नहीं, जिससे आपको ही फायदा हो सकता था, कोई बात नहीं। रणवीर सिंह जो है उनकी बहुत इच्छा थी कि वो शक्तिमान प्ले करे। क्या रीजन थे कि आपको वो फिट नहीं लगता है शक्तिमान बनने में? शक्तिमान में शक्तिमान दिखना बहुत जरूरी है। ये एमए कैरेक्टर नहीं है। कई लोगों ने कहा था सर वो बहुत अच्छे एक्टर है, सर उन्होंने गली किया है, गली बॉय। मैंने कहा इवन अलाउद्दीन खिलजी भी किया उन्होंने। ये सब रोल से शक्तिमान अलग है। और एक तो पिछले कुछ सालों से इतनी बार शक्तिमान रीमेक बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, रणवीर सिंह है, ये है, वो है, इतनी बार अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो हो चुका है कि भैया बना भी लोगे ना, हमें नहीं देखना। मुकेश खन्ना अपने टॉक शो में अपना खुद का ही एज शक्तिमान वाला जो ड्रेसअप है उसमें बैठ करके अपना खुद का इंटरव्यू ले रहे हैं यार। इतना ऑब्सेस्ड है ये इंसान शक्तिमान से। मैं समझ सकता हूँ कि आपने ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत खूबसूरत बना दी है, उसमें आपको बहुत स्टारडम मिला है, बहुत फेम मिला है, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अचीव किया है, वो आपके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मुकेश खन्ना के हिसाब से रणवीर सिंह इज़ नॉट केपेबल इनफ टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ शक्तिमान, बिकॉज मुकेश खन्ना के लिए शक्तिमान सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ एक रोल नहीं है, एक पूरा का पूरा मॉरल फ्रेमवर्क है, एक नॉस्टैल्जिक मॉरल फ्रेमवर्क जो कि उन्होंने कुछ साल पहले खुद निभाया था। अब उनकी हिस्ट्री रही है कि वो अपनी रियल कैरेक्टर में और रियल कैरेक्टर में ओवरलैप करते हैं, दोनों को मर्ज करके रखना पसंद करते हैं, जैसा कि हमने भीष्म पितामह के केस में भी देखा। तो हो सकता है कि शक्तिमान का जो मॉरल फ्रेमवर्क था, जो उसका वैल्यू सिस्टम था कि हमेशा ऑनेस्टी प्रमोट करना, सच बोलना, ये करना, वो करना, हमेशा एकदम मॉरल कंपास में पॉजिटिव एरिया में खड़े रहना, वो मुकेश खन्ना ने अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया ही होगा। आई एम
सेइंग दिस विद शेयर श्योरिटी कि वो इंसान अपने रियल कैरेक्टर को तभी जस्टिफाई कर पाता है जब वो रियल लाइफ में भी वैसा फील करे। तो उन्होंने ऐसा किया होगा और अब उनको ऐसा लगने लगा है कि इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, इतना बड़ा सेक्रीफाइस तो मेरे अलावा और कोई कर ही नहीं पाएगा, जो कि शायद कहीं ना कहीं सच भी है। इंसान जो कैरेक्टर प्ले करता है, चाहे कितना भी अच्छा एक्टर हो, जब तक वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है तब तक वो उस कैरेक्टर की तरह बिहेव करना पसंद करता है, उसको अपनी रियल लाइफ का हिस्सा नहीं बना लेता है, जैसा कि ये कई सारे ओकेजन में बना चुके हैं। तो इसलिए मुकेश खन्ना को भरोसा ही नहीं हो पाता है कि उनके अलावा कोई और शक्तिमान के रोल को जस्टिफाई कर भी पाएगा। और रणवीर सिंह को शायद वो शक्तिमान का रोल करने भी देते, लेकिन फिर वो न्यूड फोटो शूट हो गया। वो मुकेश खन्ना के हिसाब से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। ये शक्तिमान कभी इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल हरकत कर ही नहीं सकता है। उस इंसिडेंट पे तो उन्होंने दीपिका पादुकोण को बोल दिया था कि एज अ वाइफ तुमको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, तो फिर शक्तिमान तो ऑब्जेक्ट करेगा ही। तो जब शक्तिमान ऑब्जेक्ट करेगा तो फिर ऐसे इंसान को, ऐसे घटिया इंसान को क्यों अपना कैरेक्टर प्ले करने देगा? तो ठीक है भाई, उनका सोचना अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल ठीक है। जिस ज़माने में वो जी रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक बात है ये। 1988 से लेकर के 2005 तक, जब तक उनका वो भीष्म पितामह वाला, महाभारत वाला और शक्तिमान वाला पूरा जो टेन्योर रहा है, ड्यूरेशन रहा है, उस ज़माने में उनकी और उनके आसपास के समाज की जो सेंसिबिलिटीज़ थीं वो उसी में अटके हुए हैं। वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके आसपास का ज़माना इवॉल्व कर चुका है, मॉरल डेफिनेशंस चेंज हो चुकी हैं, लोग आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। वो कहीं ना कहीं उसी दौर में अटके हुए हैं और इसी चीज़ को नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, जिसको कि छोटी छोटी डोजेज़ में एंजॉय करना बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन उसमें फंस के रह जाना ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। मुकेश सर, अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक कदम आगे बढ़ाइए सर फ्यूचर की तरफ। शक्तिमान आपने महाभारत के बाद किया था, जो कि शायद महाभारत के रोल से एक कदम आगे था। शक्तिमान के बाद आपने कदम आगे बढ़ाना बंद क्यों कर दिया है? क्या पता आप उससे भी बेहतर कुछ कर पाए। तो इंटरव्यूज़ में और पॉडकास्ट में बैठे बैठे समाज को ज्ञान देने के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है आप में। आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, रुपये पैसे की कमी नहीं है, नेटवर्किंग की, कॉन्टैक्ट की कमी नहीं है आपके पास। रणवीर सिंह अगर हाथ जोड़ के आपके ऑफिस में बैठा रहता है आपसे रोल मांगने के लिए कि आप उसको शक्तिमान करना अलाउ कर दें, तो आई एम श्योर कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होगी किसी भी एक्टर को अपने प्रोजेक्ट में काम करवाने की। और आप खुद भी एक मजे हुए कलाकार हैं, कुछ बढ़िया बनाइए, किसी प्रोजेक्ट पर काम कीजिए सर। ये इंटरव्यूज़ वगैरह में कुछ नहीं रखा है। पता है ना क्या ये अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है? मोदी जी ने इसका मतलब सेल बढ़ा दिया है। मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिला है आज, और मोदी जी ने इसको पॉपुलर किया है उससे पहले से मुझे पसंद है, बिकॉज ये भी मेरे नॉस्टैल्जिया का एक हिस्सा है। बचपन में हम ये टॉफ़ी खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। घर से जो भी चवन्नी ठन्नी मिलती थी उसको जमा कर करके हम ये टॉफ़ी खरीद के खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब ज़िंदगी भर थोड़ी ना खाते रहेंगे, अब और बहुत सारी चीज़ें हैं खाने वाली, उनको एंजॉय करेंगे ना, एक कदम आगे बढ़ाएंगे ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, कभी कभी उस नॉस्टैल्जिया की फीलिंग को एंजॉय करने के लिए ये भी खाएंगे, लेकिन सिर्फ कभी कभी। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि आने वाले एपिसोड्स में आप किसका ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, किसी पर्सनैलिटी का, किसी टॉपिक का, या इन जनरल किसी भी चीज़ का। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में लिख के मुझे बताइए। धन्यवाद।